हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा, जल्दी से उसको रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं और फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो जो स्टूडेंट क्लास के बीच में डाउट्स रेज करते रहते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं, तो उनको मैं स्पेसिफिकली कहूँगा कि आप अपने डाउट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपकी क्लासेस में, लाइव क्लास में अगर मैं डाउट लेता हूँ तो देखिए, मोबाइल के सामने लंबे समय तक बैठना वैसे ही, कंसंट्रेशन के साथ बैठना वैसे ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर मैं बीच में डाउट लेता रहूँगा तो बच्चों को थोड़ा नीरस हो जाता है कि यार डाउट की बातें हो रही हैं, फिर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में टाइम खराब होता है। तो आप डाउट कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग स्पेसिफिकली जो सैटरडे का दिन है वो सिर्फ हमने डाउट के लिए रखा हुआ है। उस दिन सिर्फ डाउट की क्लास होगी, तो उस दिन हम सारे डाउट क्लियर कर लेंगे, जिसमें मैं एक क्विक रिवीजन करा के आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्लास के बीच में डाउट ना पूछें। जैसे अब मैं कल की क्लास का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्लास के बीच में बच्चे जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ पूछ लेते हैं। क्लास के बीच में कोई बच्चा पूछ लेता है कि नोट्स कब मिलेंगे, कोई पूछ लेता है कि नोट्स हिंदी में मिलेंगे कि नहीं, कोई कुछ और डाउट पूछ लेता है। डाउट सारे जेन्युइन है, लेकिन मुद्दा ये है कि ऑनलाइन क्लास में अगर हम इन चीज़ों में उलझे रहेंगे तो क्लास की जो गुणवत्ता है वो कम होती है। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होनी चाहिए कि बच्चे को कम समय में उसका टाइम सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट मिल सके। आप ऑफलाइन क्लास के लिए जाते हैं तो आपको 2 घंटे जाने के, 1.5-2 घंटा आने का लगता है। फिर क्लास के अंदर टीचर 15 मिनट से, मैं ही क्यों ना हूँ, टीचर 10-15 मिनट लेट पहुँचता है। फिर हाँ, और सारी समस्याएं, कभी पंखा नहीं चल रहा, कभी एसी नहीं चल रहा, कभी कुछ नहीं चल रहा। ऑफलाइन क्लास में कई सारी समस्याएं, फिर वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन में भी दिक्कत होती है। ऑनलाइन क्लास इसीलिए तो बेस्ट है कि आप अपने सुकून के हिसाब से, अपने कंफर्ट की जगह बैठ के अपने टाइम के हिसाब से क्लास ले सकते हैं। और मैं क्लास में इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधा फोकस करता हूँ अपने कंटेंट पे, सो दैट कि कम समय में आपको बेस्ट आउटपुट मिले। तो हम इसी थीम पे काम करते आए हैं, करते रहेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्लास पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे, और शनिवार को जी भर के जो भी आपके डाउट हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। डाउट पे भी हम कोशिश करेंगे कि क्लास के डाउट क्लास तक रखें। चलिए, इसी नोट के साथ में आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से क्लास में वेलकम करता हूँ, और आइए देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ना शुरू किया कि हमारा जो टैक्स का सब्जेक्ट है उसके अंदर हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। और सिर्फ इनकम टैक्स नहीं पढ़ना, उसके साथ में हमें बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, जैसे जीएसटी के बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमने इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में जान लेना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हमने जानना शुरू किया कि आखिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है क्या। क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जानने के लिए हमने इसे छोटे छोटे और एक एक टुकड़े को डिस्कस करना शुरू किया। 4 टुकड़े बन गए। पहला बना इनकम, दूसरा बना टैक्स, तीसरा बना एक्ट, और चौथा बना 1961। इनकम से हमने स्टार्ट किया। हमने सबसे पहले ये सीखा कि जब भी कहीं से हमें मनी रिसीव होती है, पैसे प्राप्त होते हैं, तो हम रिसिप्ट या प्राप्ति बोलते हैं। हर प्राप्ति हमारी इनकम नहीं होती। अकाउंट में कहीं से भी पैसा आ गया, इनकम नहीं बोल सकते। तो फिर हमने पढ़ा कि जब कहीं से पैसे आते हैं तो कुछ ऐसी रिसिप्ट होती है जिनको वापस लौटाना होता है, वो हमारी लाइबिलिटी या दायित्व बनते हैं। वहीं पे कुछ ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो एक बार आ गई तो आप अपने मन मुताबिक उसको खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी इनकम कहलाती है। बैंक से लिया हुआ लोन, अकाउंट में पैसे ज़रूर आते हैं लेकिन बैंक को वापस करना होता है, इनकम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कि मुझे मकान का किराया मिले, सैलरी मिले, मजदूरी मिले, तो वो मेरी इनकम कहलाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि इनकम जो है बेसिकली वो कई जगह से एक इंसान को आ सकती है। तो इनकम के सोर्स कई हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में हम बहुत सारे सोर्स नहीं मानते। हम इनकम टैक्स में हर प्रकार की इनकम को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम इनकम के 5 सोर्स या 5 स्रोत बोलते हैं। ये 5 सोर्स कौन कौन से थे हमने कल की क्लास में याद किया था, फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं। पहला होता था इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेतन से आए। दूसरा होता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए। तीसरा होता था व्यापार और पेशे से इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा होता था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब पूंजीगत संपत्ति से आए। और लास्ट हुआ करता था अदर सोर्स। हम लोग ये मानते थे कि कमाई के जो मुख्य जरिए हैं वो यही 4 हैं। ये 4 कमाई के मुख्य जरिए हैं। कोई भी इनकम इन 4 में कवर नहीं हो पाती तो वो अपने आप इस 5वें में हम लोग पहुंचा देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ऐसा क्यों किया, तो इसका भी हमने डिस्कस किया था कल के दिन कि ग्रॉस इनकम पे सकल आय पे हम टैक्स नहीं लगाते, नेट इनकम पे लगाते हैं। और नेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके रूल्स इन चैप्टर में दिए होते हैं। चलो, ये बात हम कर चुके। फिर हम लोगों को पढ़ना था कि आखिर टैक्स क्या होता है। तो टैक्स के लिए हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि किसी भी देश में
वहाँ की जो सरकार है वो सरकार जनता के भले के लिए, वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए खर्चे करती है। उन खर्चों के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो वहाँ की सरकार वहाँ की जनता से एक कंपलसरी पेमेंट या एक अनिवार्य भुगतान लेती है। सरकार द्वारा जनता से लिया गया कंपलसरी पेमेंट ही टैक्स कहलाता है। कंपलसरी पेमेंट का मतलब है किसी के पास भी टैक्स ना देने का विकल्प नहीं होगा। तो जो कर के दायरे में आएगा उसको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, टैक्स देना ही देना पड़ेगा। टैक्स हमेशा कौन देगा, तो हमने पढ़ा था टैक्स हमेशा पब्लिक से वसूला जाता है, तो कर का भार हमेशा पब्लिक पे या जनता पे पड़ता है। और टैक्स हमेशा और हमेशा वहाँ की सरकार वसूलती है। फिर हमने पढ़ा कि भारत में दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो कुछ टैक्सेस केंद्र सरकार लेगी, कुछ टैक्सेस राज्य सरकार लेगी। चलो, ये बात भी हमने पढ़ ली थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा कि अगर मान लो हमने टैक्स दिया तो बदले में हमें क्या मिलेगा। तो हमने पढ़ा कि टैक्स के बदले में सरकार हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था करती है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, मतलब पुलिस रखती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब रखती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सड़कें, हाईवे, ब्रिज, फ्लाईओवर, पुल, ये सब बनाती है। ये सारी सुख सुविधाएं जो हमें दी जाती हैं, स्ट्रीट लाइट हो गई, पार्क हो गए, इन सब सुख सुविधाओं के लिए सरकार हमसे ये पैसे लेती है। और इसके साथ देश में हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसा तबका जो बेहद गरीब है, जिसके पास अपने खुद के गुजारे के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, सरकार उनका कल्याण भी इस पैसों से करती है। अब हमने पढ़ा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने टैक्स दे दिया तो बदले में सरकार से मुझे कुछ ना कुछ सुख सुविधा मिलेगी, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो सरकार टैक्स के बदले में किसी प्रकार की कोई गारंटी आपको नहीं देती। फिर मैंने वहाँ पे एक सिद्धांत बताया। मैंने बताया कि टैक्स में तो ये भी संभव है कि जिस आदमी ने ज़्यादा टैक्स दिया उसको बदले में कोई सुविधा नहीं मिली या कम सुविधा मिली। दूसरी तरफ वो आदमी जिसने ना के बराबर टैक्स दिया, इनफैक्ट दिया ही नहीं, उसको बहुत सारी सुविधाएं मिली। क्योंकि हमारे देश में फॉर्मूला कैसे काम करता है, हम अमीरों से टैक्स लेते हैं और उसका पैसा गरीबों पे खर्च करते हैं, जिस वजह से टैक्स देने वाला अमीर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं ले पाता और टैक्स ना देने वाला गरीब बहुत सारी सुविधाओं का हकदार हो जाता है। तो चलिए, ये समझ में आई बात टैक्स की। फिर हमने पढ़ा था कि जो कर है, टैक्स हैं, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के कौन कौन से, कल हमने पढ़ा। एक टैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हिंदी में पढ़ा था प्रत्यक्ष कर। दूसरा टाइप का टैक्स होता है जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो दो तरह के टैक्स हो गए। फर्क क्या था दोनों में, हमने पढ़ा कि ऐसा टैक्स जिसमें कर लेने वाली सरकार और साथ में कर चुकाने वाली जनता, ये दोनों सीधे आपस में जुड़े, बीच में कोई मध्यस्थ ना हो, वो हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहलाता है। हमारे भारत का आयकर, इनकम टैक्स, इसका सबसे सटीक उदाहरण था। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे खास बात क्या है, ये टैक्स नॉर्मली आय पे, इनकम पे या वेल्थ पे या धन पे लिया जाता है। दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट टैक्स में भी टैक्स तो सरकार ही लेगी और टैक्स जनता ही देगी, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर एक थर्ड पार्टी, एक मीडिएटर इन्वॉल्व हो जाए, तो इन दोनों के बीच में जैसे ही एक मीडिएटर या मध्यस्थ आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये टैक्स अब बन गया इनडायरेक्ट, क्योंकि करदाता सरकार से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। अब ये जो मध्यस्थ है ये क्या है, इन टैक्सेस के अंदर टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी सरकार जनता पे नहीं लगाती। सरकार टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी इस बिचौलिए पे लगाती है, मीडिएटर पे लगाती है। और ये मीडिएटर अपना टैक्स खुद देने की बजाय इसका बोझ जनता पे डाल देता है। मतलब ये जनता से टैक्स वसूलता है और वो टैक्स वसूल के फिर सरकार को देता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास जीएसटी। हमने 2,500 का शर्ट खरीदा, जिसमें 2,000 का शर्ट था, 500 रुपये का जीएसटी था। तो दुकानदार को 500 रुपये जीएसटी देना था, लेकिन दुकानदार क्या करता है, 2,500 का बिल बना के, बिल के अंदर 500 रुपये जीएसटी दिखा के जीएसटी के पैसे भी हमसे ले लेता है। और वो पैसे मैंने दिए, जनता की जेब से गए, लेकिन जनता ने सरकार को नहीं दिए, दुकान वाले को दिए। दुकान वाला वो मध्यस्थ है जो हमसे टैक्स लेके सरकार को जमा कराएगा। तो ये दो टैक्सेस हम लोगों ने पढ़े थे। उसके बाद एक और खास बात क्या रहेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की खास बात रहेगी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है नॉर्मली वो गुड्स पे या सर्विसेज पे लिए जाते हैं। इसका मतलब या तो वस्तुओं पे या सेवाओं पे ये टैक्स लिए जाते हैं। और जीएसटी तो इसका उदाहरण, पक्का उदाहरण है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद अब हमें आगे सीखना है। के बाद हमने अगली चीज़ पढ़ी कि किसी भी देश में टैक्स लगाने के लिए सरकार कई तरह की सिस्टम या कई तरह की प्रणालियां यूज़ करती है, जिनको हम टैक्सेशन सिस्टम बोल देते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम्स हैं ये भी मेनली तीन टाइप के होते हैं। मेनली तीन टाइप के कौन कौन से, पहली टाइप का सिस्टम होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं प्रोग्रेसिव। दूसरे टाइप का सिस्टम होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं रिग्रेसिव। तीसरे टाइप का था जिसको मैंने नाम दिया था नेट। तीन तरह की टैक्सेशन प्रणालियाँ, टैक्स सिस्टम होता है। प्रगतिशील,
या फिर प्रतिगामी या फिर कहलाता है अनुपातिक। दोनों में अंतर क्या है? हमने पढ़ा कि किसी देश में ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जिसमें जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ उसका टैक्स भी बढ़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ एक टैक्स है जिसका नाम है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ टैक्स कम होता जाता है। तो यहाँ उल्टा है, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम हो जाएगा, ये रिग्रेसिव है। अब इन दोनों में विशेष फर्क क्या था? हमने पढ़ा कि प्रोग्रेसिव टैक्स में इस तरह का सिस्टम सेट हो जाता है कि अमीर आदमी के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता है, गरीब आदमी पर टैक्स कम लगता है। ऐसे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जहाँ पे रिच और पुअर का, अमीर और गरीब का गैप है, वहाँ पे अमीर और गरीब के बीच के गैप को, खाई को भरने के लिए ये टैक्स सबसे बेहतरीन माना जाता है। हमारे भारत का इनकम टैक्स इसी सिस्टम पे काम करता है, प्रोग्रेसिव है। हमने पढ़ा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा टैक्सेशन सिस्टम जिसमें अमीर के ऊपर टैक्स का बोझ कम पड़ता है और गरीब पे ज़्यादा, उल्टा है ये। गरीब ज़्यादा टैक्स का भार झेलेगा, अमीर कम झेलेगा, उसको हम लोग नाम देते हैं रिग्रेसिव। हमने ये भी पढ़ा वहाँ पे कि आज का जो मॉडर्न इरा है उसमें नॉर्मली इस तरह के डायरेक्ट टैक्सेस देखने को नहीं मिलते हैं। पुराने ज़माने में लगान वगैरह वो इसी तरह के थे। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको रुक के बताया कि कुछ बुक्स या कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कार के ऊपर लगने वाला जीएसटी, ये सब चीज़ें रिग्रेसिव प्रकृति की है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि मारुति ऑल्टो खरीदने पे अगर 50,000 का टैक्स लगता है, तो 5 लाख कमाई वाला खरीदेगा तब भी उसको 50,000 टैक्स देना है, और 50 करोड़ कमाई वाला ऑल्टो खरीदेगा तब भी उसको 50,000 का टैक्स देना। ये रिग्रेसिव हो गया। तीसरा जो था वो था अनुपातिक। अनुपातिक टैक्स जो था प्रोपोर्शनेट, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक इनकम का प्रतिशत, इनकम का परसेंटेज डिसाइड हो जाता है कि इतना टैक्स सबको देना है। आप अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए अगर टैक्स डिसाइडेड है 30%, तो अगर 30% टैक्स डिसाइडेड है, तो आपकी इनकम 1 करोड़ हो, आपकी इनकम 100 करोड़ हो, आपकी इनकम 1,000 करोड़ हो, या आपकी इनकम 1,000 रुपये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीर हो या गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी को टैक्स का भार 30% ही पड़ेगा। तो सभी को अपनी आय का एक निश्चित अनुपात, एक परफेक्ट रेशियो अगर टैक्स के रूप में देना हो, तो उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट टैक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल पढ़ना हो तो जैसे भारत में पार्टनरशिप पे जो टैक्स लगता है वो इसी नेचर का है। हमारे भारत में कंपनियों के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है वो भी इसी नेचर का है। यहाँ तक की बात हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ तक आते आते दो वर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि आखिर हम लोग इनकम किसे कहते हैं, और दूसरा वर्ड क्लियर हो जाता है कि हम लोग टैक्स किसे कहते हैं। चलो, दो शब्द समझ में आए। अब तीसरा शब्द हमें समझना है जिसका नाम है एक्ट। तो आइए एक्ट पे चर्चा करते हैं। एक्ट के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि इस एक्ट को कई नाम से जाना जाता है। एक्ट को हम लोग स्टैच्यूट भी बोलते हैं, इसको हम लोग एनेक्टमेंट भी बोलते हैं, एनेक्टमेंट बोल दो, या फिर इसको हम लोग लॉ भी बोल देते हैं। तो कोई सा भी नाम ले दो, प्रैक्टिकली ये सब कानून ही है। ये कानून होता क्या है? हमने वहाँ पे पढ़ा कि जब हमें कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम चलाना होता है, तो सिस्टम चलाने के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल्स चाहिए। बिना नियमों के कोई भी सिस्टम नहीं चलता। इसलिए हर देश का संविधान वहाँ की सरकारों को कानून बनाने की अनुमति देता है। हमारे भारत का कानून, भारत का संविधान भी कानून बनाने की अनुमति देता है। कानून कौन बनाता है? कानून बनाती है देश में बैठी हुई सरकार। सरकार नहीं बनाती, सरकार विधायिका के माध्यम से, लेजिस्लेचर के माध्यम से कानून बनाती है। मतलब भारत का कानून है तो पार्लियामेंट के थ्रू बनेगा। अब वहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, दोहरी सरकार की संरचना है। मतलब केंद्र की केंद्र सरकार अलग और राज्य की स्टेट गवर्नमेंट अलग, दो अलग अलग सरकारें। क्योंकि दो अलग सरकारें हैं, इसलिए इसलिए कानून बनाने की शक्तियाँ अभी दो जगह है। केंद्र सरकार भी कुछ कानून बना सकती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अगर कोई कानून स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है, तो राज्य की जो असेंबली होगी, जिसको आप विधानसभा बोलते हैं, उसके थ्रू कानून बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है तो हमारी पार्लियामेंट या संसद के थ्रू वो कानून बनेगा। तो ये बात समझ में आई। अब ये झगड़ा पैदा हो जाएगा कि आखिर कौन सा कानून तो स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है और कौन सा सेंटर को। तो ये झगड़ा ना हो, इसके लिए हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट या 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 लिस्ट या 3 सूचियां कौन सी बनाई गई हैं? हमने एक पढ़ा था यूनियन लिस्ट, एक हमने पढ़ा था स्टेट लिस्ट, और एक हमने पढ़ा था कंकरेंट लिस्ट। मतलब संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इन तीनों लिस्ट के सामने कुछ मैटर्स लिखे हुए, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए। जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में आता है उस पर कानून बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। जो स्टेट लिस्ट के सामने आता है उस पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जो कॉन्करेंट की है उसके अंदर दोनों गवर्नमेंट,
केंद्र या राज्य जिसको चाहिए वही कानून बना सकता है। अगर कभी ऐसा हो गया कि सेंटर ने और स्टेट ने दोनों ने लॉ बना दिए, एक्सेप्शनल है ये, ऐसा आमतौर पे होता नहीं, अगर बना दिए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, राज्य का कानून खत्म हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई। फिर हमने पढ़ा कि हमारे में कानून का और टैक्स का क्या संबंध है। तो हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, विधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 कहता है कि इंडिया में कोई भी टैक्स लिया जाएगा देन इट मस्ट बी चार्ज एज पर अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो कोई भी टैक्स बिना कानून की अथॉरिटी के नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब टैक्स लगाने से पहले सरकार को पार्लियामेंट में जाके, असेंबली में जाके एक कानून बनाना पड़ेगा, तभी टैक्स लिया जा सकता है। तो फिर मैंने उदाहरण के लिए बताया कि भारत में इनकम टैक्स लेना है तो उसके लिए इनकम टैक्स लॉ या इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है। जीएसटी लेना है तो उसके लिए आईजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है। एक्साइज ड्यूटी लगानी है तो एक्साइज एक्ट बना हुआ है। कस्टम ड्यूटी लगानी है तो कस्टम एक्ट बना हुआ है। जो टैक्स नाम लोगे हर टैक्स के लिए कोई ना कोई कानून जरूर है। तो इसका मतलब सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। तो ये कानून जब भारत सरकार को इनकम टैक्स लेना था उसके लिए कानून बना, नाम रखा गया इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब कोई भी कानून लगाने की पावर, कोई भी कानून बनाने की पावर या कोई भी टैक्स लेने की पावर सरकार को कहाँ से मिलती है अगर हमसे पूछा जाए, वो हमें मिलती है देश के संविधान से। अब आपसे सवाल पूछ लेते हैं एग्जाम में कि ये बताइए कि इनकम टैक्स की पावर संविधान में कहाँ लिखी है, तो वो हमें याद होनी चाहिए। इनकम टैक्स की पावर संविधान में लिखी है, वो याद कर लो। आर्टिकल नंबर 246, लिस्ट 1, शेड्यूल 7 और एंट्री नंबर 82। आर्टिकल 246, लिस्ट 1, शेड्यूल 7, एंट्री नंबर 82, ये याद कर लो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी हुई है कि हम लोग टैक्स, इनकम टैक्स लगा सकते हैं। भारत की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सभी इनकम्स पे टैक्स लगा सकती है। एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कानून भारत में बनता कैसे है, भारत में लॉ बनाने की जो प्रोसीजर है वो क्या। अगर मान लीजिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि कानून बनाना है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो होंगे। देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाने की बात तय कर लेती है, सबसे पहले कानून का एक कच्चा चिट्ठा या एक ड्राफ्ट बनाना होता है। रफ वर्क मान लो कि ड्राफ्ट कौन बनाएगा। तो देखो, हमारे भारत में गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे चलता है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में सबसे ज़्यादा पावरफुल एक व्यक्ति को बनाया गया है जिनका नाम है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट तो बेचारे कोई काम करते नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इंडिया में नाम मात्र के एग्जीक्यूटिव है। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो एंजॉय करते हैं वो होते हैं हमारे पीएम। पूरी पावर जो है गवर्नमेंट की वो पीएम के पास है। लेकिन पीएम अकेले क्या क्या काम करें, इसलिए पीएम ने अपने काम अलग अलग लोगों के बीच में बांटे होते हैं जिनको हम अलग अलग मंत्रालय या मिनिस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे रेलवे का काम एक आदमी को दे दिया, नाम बना दिया रेलवे मिनिस्टर। फाइनेंस का काम एक को दे दिया, नाम बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक ऐसे ही लॉ का काम एक को दे दिया, नाम बना दिया लॉ मिनिस्टर। बिजली का काम एक आदमी को दे दिया, नाम बना दिया पावर मिनिस्टर या एनर्जी मिनिस्टर। कोयले का काम दे दिया कोल मिनिस्टर। इस तरह से अलग अलग मंत्रालयों में काम बटे होते हैं। जिस मंत्रालय से संबंधित मुद्दे पे कानून बनना होता है उस मंत्रालय के मंत्री जी की या उस मंत्रालय की, मान लीजिए उस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो कानून के बेसिक रूल्स रेगुलेशन बनाता है। तो वो कानून के बेसिक रूल रेगुलेशन बनाते हैं, फिर दूसरी मिनिस्ट्रीज से कंसल्टेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टैक्स का कोई कानून बन रहा है या कोई कोई भी कानून बन रहा है इसमें रुपए पैसे का भी लेना देना है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन होगा विदाउट एनी डाउट। वो कंसल्टेशन होने के बाद इसको लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाता है जो इसकी लीगल वेटिंग करते हैं। वहाँ से भी जब सारा काम हो जाता है तो फाइनली इस कानून को भेजा जाता है हमारी कैबिनेट के पास। ये कानून चला जाएगा कैबिनेट के पास। कैबिनेट इस पे चर्चाएं करके कैबिनेट इसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकती है। अगर कैबिनेट इसको हरी झंडी दिखा देती है, अप्रूव कर देती है, तो आफ्टर अप्रूवल ये चला जाता है हमारी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा। दोनों में से किसी भी हाउस में इसको रखा जाता है। अब एक हाउस में रखा जाने के बाद वहाँ पे इस पर डिबेट होती है, वहाँ से इसको पास करते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बना कानून का ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बनने के बाद में इसको भेजा गया कैबिनेट में। तो मैंने माना कि कैबिनेट से पास हो गया। कैबिनेट से पास होने के बाद में ये चला गया लोकसभा में। लोकसभा से पास कर दिया तो ये चला जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा से भी पास हो गया तो ये फाइनली चला जाता है सिग्नेचर के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। उनसे हम कहेंगे कि राष्ट्रपति साहब इस पे अपने हस्ताक्षर कीजिए। यहाँ पे इस बात पे गौर कीजिएगा कि राज्यसभा की जो पावर है बिल्स के बारे में
वो बड़ी नॉमिनल सी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं। प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट फाइनली इसके ऊपर साइन कर देते हैं। जिस दिन प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करते हैं, उस दिन कहलाता है कि हमारा जो लॉ है वो पास हो गया या लॉ का इनेक्टमेंट हो गया। इस दिन कानून पारित माना जाता है। लॉ का इनेक्टमेंट हो जाने से कानून लागू नहीं होता। कानून इनेक्ट होने के बाद फाइनली गवर्नमेंट इसके लिए सरकार के ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन जारी करती है, और गवर्नमेंट जब इसको नोटिफाई कर देती है के बाद से जाके ये कानून लागू होता है, तब हम इसको बोलते हैं कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो ये याद रखिए, दो डेट अलग अलग हो सकती हैं, कानून बना कब और कानून इम्प्लीमेंट कब हुआ, दोनों डेट में गैप हो सकता है। जैसे इनकम टैक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा इनकम टैक्स का जो कानून है वो सितंबर 1961 में पास हो गया था। कब पास हो गया था? 1961 में। लेकिन ये कानून अप्लाई कब से हुआ? ये कानून अप्लाई हुआ 1 अप्रैल ऑफ 1962, 1 अप्रैल 1962 से। तो ये गैप इसी वजह से आता है। इनेक्टमेंट या पारित अलग दिन होता है और लागू अलग दिन होता है। फिर कोई भी कानून जब लागू होता है तो एक बेहद अहम बात होती है कि ये कानून कहाँ पे लागू होगा। अभी हमने पढ़ा था कि भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो वो कानून पर्टिकुलर स्टेट के एरिया में लागू होते हैं, पूरे देश में लागू नहीं होते। कुछ कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो कानून पूरे के पूरे देश में, एंटायर कंट्री में या पूरे भारत में लागू होते हैं। लेकिन आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत में पहले संविधान में आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 हुआ करता था। इसको लेके बहुत डिबेट थी, जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। आर्टिकल 370 के कारण भारत की केंद्र सरकार जब भी कोई कानून पारित करती थी, तो वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर पे सिर्फ वही कानून लागू होते थे भारत सरकार के पास किए हुए कानूनों में से भी, तो वहाँ की असेंबली अप्रूव कर देती थी। इसलिए भारत की केंद्र सरकार जब भी कोई कानून बनाती थी, सबसे पहले कानून में लिख के बताया जाता था कि ये कानून जम्मू कश्मीर को शामिल करते हुए पूरे भारत पे लागू होता है या जम्मू के बिना पूरे भारत पे लागू होता है। तो ये सब कानून में बता दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। हमारा इनकम टैक्स बड़े शान से, बड़े जोर से लागू होता है इन एंटायर इंडिया। तो ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, तीन बातें हमें समझ में आ गई कि आखिर इनकम क्या होती है, हमें समझ में आ गया कि आखिर टैक्स क्या होता है, हमें समझ में आ गया कि आखिर एक्ट क्या होता है। अब लास्ट चीज़ हम लोगों को पढ़नी है वो है कि आखिर ये जो 1961 है, इसका क्या रेलेवेंस है, 1961 क्या है। तो आइए इसको भी पढ़ के देखते हैं। देखो, कोई भी कानून देखिए आप, हर कानून के लास्ट में कोई ना कोई वर्ष लिखा होता है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के सामने 1961 लिखा हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ेंगे तो उसके सामने 2005 लिखा हुआ है। किसी कानून के सामने 2012 लिखा है। ये क्या चीज़ है? अभी हमने पढ़ा था कि कानून कई चरणों में बनता है। पहले ड्राफ्ट बनता है, पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट में रखा जाता है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, फिर कानून लागू होता है। तो कानून कई स्टेप्स में पारित होता है। उन स्टेप्स में से किसी एक स्टेप की डेट है ये, तो मैं आपको आसान कर देता हूँ, ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, याद कर लो। जिस दिन कोई भी कानून पास हो जाता है, उस दिन की डेट ये नहीं होती है। जिस दिन कानून पास करने के लिए एक बिल के रूप में, एक विधेयक के रूप में लोकसभा या राज्यसभा में पहली बार रखा जाता है, उस दिन की डेट है ये। ये कानून 61 के अंदर जाके पार्लियामेंट के सामने रखा गया। ये इसकी पहचान है। जबकि लागू 1961 में हुआ नहीं। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल ऑफ 1962। चलो, अब हमें हमारे कानून की बेसिक बात, पूरा नाम समझ में आ गया कि आखिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मायने क्या है। यहाँ से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखो, इनकम टैक्स जब सीखना होता है, इनकम टैक्स सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है इनकम टैक्स के 5 हेड सीख लेना। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये 5 आ जाएं तो ये समझ लो कि इनकम टैक्स का लगभग चीज़ें हमें, मोटी मोटी चीज़ें आती हैं। फिर बाकी तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है ये सीखना, ये पढ़ना कि भारत में किसको टैक्स देना है और किसको टैक्स नहीं देना। क्या हम सब लोगों से टैक्स ले सकते हैं या किसी को छोड़ना है? ये कैसे सीखेंगे, उसकी बात करते हैं। उससे पहले दो शब्दों पे गौर कीजिए। ये शब्द आज ही से, अभी से बार बार मैं यूज़ करूंगा, तो ये दो शब्द आपको समझ में आ जाने चाहिए। एक शब्द है, नाम है असेसमेंट ईयर। एक शब्द है जिसका नाम है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। हिंदी में अगर बोला जाए तो प्रीवियस ईयर को आप पिछला साल बोल सकते हो, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं गत वर्ष। और ये जो असेसमेंट ईयर है, इसको हम लोग नॉर्मली नाम दे देते हैं कर निर्धारण वर्ष।
ये दो शब्दों पे गौर कीजिए, असेसमेंट ईयर मतलब कर निर्धारण वर्ष, प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष। इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। प्रीवियस ईयर को आगे से हम शॉर्ट में लिखा करेंगे पीवाई, तो अपने नोट्स में कहीं भी या मैं बोर्ड पे लिखता हूँ पीवाई लिखता हूँ, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। और अगर पीवाई की जगह मैं कहीं भी ए वाई लिख दूँ तो इसका मतलब है ये असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये बात समझ में आई कि दो शब्द हैं, क्या है वो अभी मैंने बताया नहीं, अभी बताता हूँ। उससे पहले एक शब्द और पढ़ लेते हैं। एक शब्द है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, जिसको हिंदी में आप लोग बोल देते हो वित्त वर्ष, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक और ईयर है जिसका नाम है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर तो आप कैलेंडर ईयर ही बोलते हो हिंदी में, तो इन चारों पे छोटी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर ईयर क्या होता है। कैलेंडर ईयर वो 12 मंथ्स का पीरियड है, वो 12 महीने का पीरियड है, जो 1 जनवरी से शुरू होता है और उसी साल के 31 दिसंबर पे खत्म हो जाता है। मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के जो 12 महीने हैं उसको हम लोग कैलेंडर ईयर का नाम देते हैं। तो एक बात समझ में आ गई। कैलेंडर ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर कौन सा हुआ, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। चलो, उसके बाद अगला जो ईयर है वो है फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो दुनिया के अलग अलग देशों में वहाँ की सरकारें अलग अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है। तो इसकी कोई एक डेफिनेशन देना कि अप्रैल से शुरू होता है जून से, गलत है। फाइनेंशियल ईयर बेसिकली वो 12 मंथ्स का पीरियड है, वो 12 महीने की अवधि है, जिस 12 मंथ में हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे भारत सरकार जिस 12 महीने में देश की जीडीपी निकालती है वही फाइनेंशियल ईयर है। आरबीआई अपना प्रॉफिट लॉस अपने अकाउंट्स जिन 12 महीने में बनाती है वही आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है। अमेरिका की गवर्नमेंट जिन 12 मंथ में अमेरिका की जीडीपी निकालती है वो उनका फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष वो 12 महीने की अवधि होती है जिसके अंदर हम देश की फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं। हमारे भारत में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर के रूप में कैलेंडर ईयर को नहीं अपना रखा। हम लोग फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से शुरू होने वाला पीरियड, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 12 महीने चलता है, मतलब अगले साल की 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो पहले साल 1 अप्रैल को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ईयर 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को। अब इसको शॉर्ट में लिखें अगर, तो उसको शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं 2021-22। और ज़्यादा शॉर्ट में चले तो 21-22 बोल दिया जाता है कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा 21-22। और इम्प्लाइड है 21-22 का मतलब 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। ऐसे ही अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 22-23। 22-23 का मतलब 1 अप्रैल 22 से शुरू होगा, 31 मार्च 23 को खत्म हो जाएगा। 23-24 1 अप्रैल 23 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 24 को खत्म हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट है। अब हम चलते हैं हमारे दो शब्दों पे, जिसमें से एक शब्द था प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। देखो कोई भी पर्सन जब इनकम टैक्स देगा तो इनकम टैक्स तो तभी देगा जब वो पैसे कमाता होगा, इनकम अर्न करता होगा। तो सबसे पहले सरकार हमें 12 महीने का टाइम देती है कि जाओ मेहनत करो, खूब बिजनेस करो, खूब सैलरी कमाओ, 12 महीने पैसे कमा के लाओ। वो 12 मंथ्स जिसमें एक पर्सन अपनी कमाई कमाता है, इनकम अर्न करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रीवियस ईयर। तो क्या मैं कह सकता हूँ प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है या वो 12 महीने है जिसके अंदर हम इनकम अर्न करते हैं। तो मान लो कि अभी वर्ष चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वर्ष चल रहा है 23-24, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। 1 अप्रैल 23 से शुरू हुआ, 31 मार्च 24 को खत्म होगा। इन 12 महीने में मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर कहलाएगा। प्रीवियस ईयर के बाद अगला साल शुरू होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो 12 महीने का पीरियड है, असेसमेंट ईयर वो 12 महीने का पीरियड है जिसमें हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो वो 12 महीने जिसमें पैसे कमाएंगे वो बन गया प्रीवियस ईयर, और उन 12 महीने में कमाए हुए पैसे पे अगले साल हम टैक्स देते हैं, इसलिए अगला साल कहलाता है असेसमेंट ईयर। शॉर्ट में याद करो तो प्रीवियस ईयर मीन्स ईयर ऑफ अर्निंग इनकम, पैसे कमाने वाला वर्ष। असेसमेंट ईयर का मतलब ईयर ऑफ टैक्स पेमेंट, मतलब टैक्स देने वाला वर्ष। अब इसका एक लिंक बन जाएगा। लिंक कैसे बन जाएगा, ये दोनों हमेशा आगे पीछे चलते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर है 21-22, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, तो असेसमेंट ईयर बन जाएगा इससे जस्ट अगला 21-22, अगला कौन सा होता है 22-23। अगर असेसमेंट ईयर है 23-24, तो प्रीवियस ईयर इससे पिछला रहा होगा और वो कौन सा होगा 22-23। तो चलो ये बात समझ में आती है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद हैं। हालांकि ऐसा ही होता है, इस साल पैसे कमाओ अगले साल टैक्स दे दो, लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस हैं भारत में जिसमें हम टैक्स अगले साल नहीं लेते,
अभी क्या है, देखो सरकार भरोसा करती है, कहती है जाओ 12 महीने मौज करो, पैसे कमाओ, अगले साल ले लेंगे टैक्स, कहाँ भागे जा रहे हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर सरकार को पता चल जाए कि हम तो कह रहे हैं कि अगले साल टैक्स दे देना, ये तो अगले साल रहेगा ही नहीं भारत में, भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो सरकार छोड़ेगी नहीं, पहले टैक्स ले लेगी। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई भी आदमी भारत का रहने वाला है, भारत में पैसे कमाता है, और सरकार से वीज़ा लेके परमानेंटली विदेश जा रहा है, सरकार को पता है ये परमानेंट जा रहा है, वापस नहीं आएगा, तो सरकार पकड़ लेती है, रुक जा भाई, बाहर नहीं जाना, पहले पैसे निकाल। तो टैक्स के पैसे उसी साल में ले लेते हैं जिस साल में पैसे कमाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो वर्ष ही खत्म नहीं हुआ। मान लो कि प्रीवियस ईयर चल रहा था 22-23, खत्म नहीं हुआ, बीच में ही सरकार को सूचना आ गई कि आप तो परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट हो रहे हो। सरकार रोक लेगी और कहेगी टैक्स दो पहले। फॉरेन से बहुत सारे शिप इंडिया आते हैं। अब वो जो फॉरेन से शिप इंडिया आया, वो जो भी पैसे कमाता है वो फॉरेन में टैक्स देता है, लेकिन वो भारत में आके यहाँ से पैसेंजर को बिठा के ले जा रहा है, यहाँ से बहुत सारा गुड्स या सामान लोड करके ले जा रहा है। तो जो सामान, जो पैसेंजर उसने भारत से बिठाए, भारत से लोड किया, उनसे जो पैसा कमा रहा है वो तो इंडिया की इनकम है, उस पर भारत सरकार टैक्स मांगती है। तो भारत सरकार उसको भारत छोड़ के जाने की परमिशन ही तब देती है जब वो टैक्स दे दे। नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो विदेशी हो, अंग्रेज हो, हमें बड़े अच्छे लगते हैं अंग्रेज, जाओ वापस, अगले साल आओ ना तो टैक्स दे देना। क्या गारंटी है कि वो अगले साल आएगा? और अगर नहीं आया तो भारत सरकार के पास ऐसा क्या है, कौन सी पावर है कि हम उसकी कंट्री में जाके उससे टैक्स वसूल लेंगे। इसलिए हम उससे टैक्स लेते हैं, तभी जाने देते हैं। मान लो कि कोई कंपनी है जो इस साल बंद हो रही है, अब अगले साल तो कंपनी नहीं रहेगी, तो अगले साल मैं टैक्स किससे मांगूंगा? कंपनी बंद, उसका खेल खत्म, तो मैं पहले टैक्स ले लूंगा। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे हम सेम ईयर में टैक्स लेते हैं। एग्जाम में हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में स्पेशली कई बार ऐसे क्वेश्चन लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सेम होता है। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताई ये सारे ही ऐसे हैं, बाकी नोट्स जब आपको मिलेंगे तो वो डिटेल में आप देख पाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक शब्द और जो से गौर से देख लीजिए, शब्द है एसएससी। स्पेलिंग भी देखिए बड़ी फैंसी है इसकी, ASSESSEE। एसएससी, ये एसएससी कौन है? हिंदी में इसका नाम बहुत प्यारा सा है, हिंदी में हम लोग इसको करदाता। ये एसएससी या करदाता वो व्यक्ति है जिससे सरकार को टैक्स लेना है। अभी के लिए इतना ही मान लो, हालांकि एसएससी की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो डेफिनेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन शुरुआत में कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना, आसान भाषा में जिससे टैक्स लेना है वो एसएससी कहलाएगा। तो आप और मैं अब पूरे अगले 10-15 दिन, महीने भर जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो सारी कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे होते हैं? एसएससी के लिए। हम कैलकुलेट करके बताएंगे टैक्स कितना बनता है और वो एसएससी जाके सरकार को टैक्स देगा। चलो, ये बात अब हमें समझ में आ जाती है। अब देखो, यहाँ से हमारा ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरा हुआ। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकली पहला चैप्टर शुरू होता है जिसको हमें ध्यान से समझना है। इसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और प्रैक्टिकल तो आ ही सकते हैं, मतलब छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं। समझिए क्वेश्चन क्या है। एक चैप्टर है जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। हिंदी में इस चैप्टर को बोला जाता है निवास स्थिति। तो रेजिडेंशियल का मतलब निवास और स्टेटस का मतलब स्थिति। निवास स्थिति या रेजिडेंशियल स्टेटस ये क्या है, किस बारे में, इसको समझते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति जब किसी देश में रहता है तो वहाँ पे दो शब्द सुनने को मिलते हैं हमें। एक शब्द होता है रेजिडेंस और एक होता है सिटीजनशिप। हिंदी में बोलूँ तो निवासी और नागरिक। हमें इन दोनों शब्दों में अंतर समझना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट कब कहलाता है, कोई भी व्यक्ति सिटीजन कब कहलाता है। जब हम वर्ड पढ़ते हैं सिटीजन, तो हिंदी में नागरिक बोलते हैं। तो सिटीजन या नागरिक वर्ड का मतलब होता है कि आप किस देश से बिलोंग करते हो, मतलब आपका नेक्सस, आपका संबंध किस देश से है। ये बेसिकली नेक्सस थ्योरी पे काम करता है, आपका संबंध बताता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग देशों में ये जो सिटीजनशिप है ये अलग अलग कारणों से मिलती है। किसी देश में जन्म लेने से सिटीजनशिप मिलती है, मैं जाके अमेरिका में पैदा हो जाता तो मैं अमेरिका का सिटीजन बन जाता। कई देशों के अंदर अगर मेरे माँ बाप अमेरिका में पैदा होते तो भी वो मुझे सिटीजनशिप दे देते। कई कंट्रीज़ के अंदर शादी से सिटीजनशिप मिलती है, जैसे कनाडा वगैरह के, इनके बहुत सारे केसेस आप सुनते होंगे जिसमें एक व्यक्ति भारत से कनाडा जाना चाहता है, तो कोई भारतीय महिला या कोई कनाडा की महिला जो पहले से कनाडा में है, वहाँ की सिटीजन है, वो उस भारतीय से शादी करके ले जाती है। शादी करके ले जाते ही शादी के कारण उसको वहाँ पे कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है, उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। ऐसे केसेस सुने आपने? तो कई कंट्रीज़ के अंदर सिटीजनशिप मिलती है मैरिज से। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से सिटीजनशिप मिलती है। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनमें बहुत बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं कि आप 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो और हमारे देश की सिटीजनशिप ले लो। पैसे लाओ अपने देश से, हमारे देश में आके
कोई कंपनी वंपनी कुछ खोलो, मोटा पैसा लगाओ, आपको नागरिकता दे देंगे। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे सिटीजनशिप लंबे समय स्टे करने से भी मिलती है। मतलब आप वहाँ के पैदा नहीं हुए, पेरेंट्स आपके वहाँ के नहीं हैं, वहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं, तब भी गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे देती है। हमारे भारत से जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं ना, कनाडा पढ़ने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, इधर यूके यूएस पढ़ने जाते हैं, तो लोगों को यही तो पैटर्न अपनाते हैं। वो यहाँ से जाते हैं, 2-3 साल 4 साल वहाँ पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे जाके नौकरी ढूंढते हैं, 4-5 साल वहाँ नौकरी करते हैं, और नौकरी पूरी होने के बाद में वहीं के सिटीजन हो जाते हैं, वहीं पे शादियाँ कर लेते हैं, परमानेंट यूएस में सिटीजनशिप लेके वहीं सेटल हो जाते हैं। फिर बाद में लोगों को बताते हैं मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन कार्ड है। तो एक ये भी तरीका है। उदाहरण के लिए आप सबने एक सिंगर का नाम सुना होगा, अदनान सामी। हाँ? अदनान सामी नहीं सुना? अदनान सामी थे, मेरे जैसे थे, दुबले पतले से, और एक गाना गाया था उन्होंने, बड़ा पॉपुलर हुआ था। गाना कौन सा, अब तो गाना भी याद नहीं है। तो एक गाना गाया था उन्होंने, लिफ्ट करा दे थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, सुना था ऐसा गाना? कई सारे गाने गाए थे उन्होंने। तो अदनान सामी थे, वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, वहीं पैदा हुए, खानदान वहीं का, सब कुछ वहीं का है। भारत में आए, सिंगर बने, यहाँ पे गाने वाने गाए, लोगों को गाने पसंद आए, और अदनान सामी को विशेष रूप से भारत पसंद आया। लंबे समय तक यहाँ पे रहे, फिर सरकार से मांग की कि मुझे अब इतने साल से रह रहा हूँ आपके यहाँ पे, रोजी रोटी मेरी यहीं पे है, सिटीजनशिप दे दो। तो भारत की सरकार ने उसको सिटीजनशिप दे दी। और जिस दिन उसको सिटीजनशिप मिली, उन्होंने बड़े जोर शोर से सोशल मीडिया पे इस बात को सेलिब्रेट किया कि नाउ आई एम ए प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया। लोग, आप जानते हैं, क्रिटिसिज्म हर जगह होता है, और नेगेटिव पर्सन हर जगह है, तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन जो भी है, तो एक ये भी तरीका है। तो सिटीजनशिप का मतलब है आप किस देश के नागरिक हो। अब जिस देश के आप नागरिक हो, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे रहो, तो जिस देश में आप रहते हो वहाँ के आप निवासी कहलाते हो। तो सिटीजनशिप का मतलब हो गया आपकी एसोसिएशन, आपका संबंध, आपका नेक्सस। रेजिडेंट का मतलब है आपका निवास कहाँ का है, आप फिलहाल कहाँ रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति सिटीजन या नागरिक तो कहीं और का हो और रहता कहीं और पे हो। उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति का नाम सुना है आपने, व्यक्ति नहीं, चलो व्यक्तियों की बात बहुत हो गई, अब कुछ महिलाओं की बात करते हैं। तो एक फीमेल का नाम आपने सुना है, नोरा फतेही। अब नोरा फतेही भारत की तो नहीं है, इसका मतलब भारत में उनका जन्म नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो भारत में उनका सिटीजनशिप नहीं है। वो सिटीजनशिप तो कहीं और की है, कहाँ की है मुझे भी नहीं पता, बट अफगानिस्तान की है, कहाँ की है राम जाने, बट हम मान लेते हैं भारत की तो नहीं है। तो यहाँ की सिटीजनशिप नहीं है उनकी, लेकिन वो यहाँ पे रह के बॉम्बे में पैसे कमा रही हैं, तो वो रेजिडेंट कहाँ की कहलाएंगी, इंडिया की। तो वो सिटीजन नहीं है लेकिन रेजिडेंट हैं। दूसरी तरफ कुछ शरीफ आदमियों की बात करते हैं, तो शरीफ आदमी कौन हो गए? शरीफ आदमी हो गए आप, मैं, हम सब लोग जो हैं, हम यहीं पैदा हुए, इसलिए हम भारत के नागरिक भी हैं और भारत के निवासी भी हैं। तो एक व्यक्ति जिस देश का नागरिक है वहाँ का निवासी हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो देश का निवासी तो है लेकिन देश का नागरिक नहीं है। इसको हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक बार बना के देखते हैं। हम दो शब्दों पे चर्चा कर रहे हैं, रेजिडेंस और सिटीजनशिप। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ये है आपका सिटीजन, और ये है आपका रेजिडेंट। देखो कुछ ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मैं एग्जांपल भी ले लूँ, साथ में ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन है आप भारत के नागरिक हो, भारत के निवासी हो, दोनों काम एक जगह हो गए। दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं जिनका नाम हमने रखा था अभी, नोरा फतेही। नोरा फतेही भारत की सिटीजन नहीं है लेकिन भारत की रेजिडेंट, यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हो सकते हैं। एक और मोहतरमा है जिनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा भारत की सिटीजन है लेकिन भारत में रहती नहीं है। इसके अलावा और भी कई लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो ना तो भारत के सिटीजन है ना भारत में रहते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक व्यक्ति जिस देश का सिटीजन है वहीं का रेजिडेंट है। एक व्यक्ति ऐसा है जो सिटीजन तो नहीं है लेकिन रेजिडेंट है, देश में रहता है। एक व्यक्ति है जो सिटीजन है देश के लेकिन देश में रहते नहीं हैं। एक ऐसे जो विदेशी हैं, ना हमारे सिटीजन है ना हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो सिचुएशंस बनी ना, इनके हिसाब से सरकार इनमें से कुछ से टैक्स लेगी, कुछ से सरकार टैक्स नहीं लेगी, कुछ से सरकार टैक्स ज़्यादा लेगी, कुछ से सरकार टैक्स कम लेगी। ये जो कैलकुलेशन है कि किससे टैक्स लेना है, किससे ज़्यादा लेना है, किससे कम लेना है, ये सब इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन भारत का रेजिडेंट है और कौन नहीं। इसके लिए जो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आखिर होता क्या है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो चैप्टर का नाम बन गया रेजिडेंशियल स्टेटस। और रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग सीखेंगे कौन इंडिया का रेजिडेंट है और कौन नहीं। ये सीखने से पहले हमें
भारत में लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। इनकम टैक्स में जब हम किसी से टैक्स लेते हैं, तो जिस इंसान से जिससे भी टैक्स लेते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं पर्सन। तो इनकम टैक्स में टैक्स किससे लेते हैं? पर्सन से। पर्सन को हिंदी में व्यक्ति। तो हम किसी पर्सन या व्यक्ति से टैक्स लेते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है। इनकम टैक्स में व्यक्ति कई सारे हो सकते हैं। इनकम टैक्स में एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं HUF। एक व्यक्ति है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं AOP। एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं BOI। एक व्यक्ति है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। एक व्यक्ति है जिसको हम नाम देते हैं ट्रस्ट। ये कई सारे लोग हैं, इन सब से हम लोग टैक्स लेते हैं। इन सभी के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकालना होता है। सबसे पहले जल्दी जल्दी इनके बारे में कुछ कुछ समझ लेते हैं। पहला उठा लेते हैं हम लोग इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल वो है जो इंसान है। तो आप और मैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें इंडिविजुअल की संज्ञा दी जाती है, हम इंडिविजुअल कहलाते हैं। तो राम श्याम सीता गीता सोहन मोहन चिंटू पिंटू जो भी है, मेल फीमेल वट वो सब के सब कहलाएंगे इंडिविजुअल। चलो, तो पहला पता चल गया इंडिविजुअल कौन है, ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल के अलावा एक और कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम है हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या है? कभी कभी कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें पारिवारिक संपत्ति होती है। दादाजी पैसे वाले थे, दादाजी के पास संपत्ति थी। दादाजी की प्रॉपर्टी के अंदर उनके दो बेटे भागीदार हैं और तीनों साथ में रहते हैं। तीनों मतलब दादाजी और बेटे। ये कहलाएगा हिंदू अविभाजित परिवार। मतलब एक ऐसी हिंदू फैमिली जिसकी पारिवारिक प्रॉपर्टी है और उस फैमिली प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन नहीं हुआ है, वो HUF कहलाता है। इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर चलती है। सबसे पहले ये दादाजी थे, इन्होंने एक हिंदू अविभाजित परिवार बनाया। इनके दो बेटे बने, ये इनके दो बेटे हैं। फिर इन दोनों बेटों के भी दो दो बेटे हो गए, तो इनके भी दो दो बेटे आगे हो गए। अभी ये सारे एक साथ रहते हैं, पारिवारिक बिजनेस है, पारिवारिक प्रॉपर्टी है। ये जो पूरा ट्री है, ये पूरी स्ट्रक्चर है, ये हिंदू अविभाजित परिवार कहलाता है। ये कब तक अविभाजित है? जब तक फैमिली की प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ। कल को मान लो आज ये दादाजी की HUF कहलाएगी। कल को मान लो कि दादाजी दोनों बेटों में प्रॉपर्टी बांट देते हैं, तो प्रॉपर्टी बांटते ही दादाजी की जो HUF है वो बंद हो जाएगी और दो नई HUF क्रिएट हो जाएंगी, एक इन भाई साहब की और एक इन भाई साहब की। तो अभी बंटवारा नहीं करते, एक कर लेते हैं। ये एक HUF है। HUF के अंदर एक सीनियर मेल मेंबर होता है जो परिवार के सारे डिसीजन लेता है। उसको हम लोग नाम देते हैं परिवार का कर्ता। कर्ता धर्ता यही है, इसको इंग्लिश में भी कर्ता ही बोला जाता है। कर्ता के अलावा ये जो बाकी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग कहलाते हैं फैमिली के मेंबर। तो एक होता है कर्ता और बाकी सारे होते हैं फैमिली के मेंबर्स। अब मेंबर्स में कुछ और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहता, अभी हमारा वो लेवल नहीं है। मेंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेंबर होते हैं, को पार्टनर होते हैं। वो को पार्टनर क्या है अभी नहीं चाहिए। फिर इसमें ये भी होता है कि वो दया भाग स्कूल है कौन सा है, उसकी बातें नहीं करनी। बेसिक इंट्रोडक्शन है, हमें समझ में आ गया कि HUF होता क्या है। HUF के बाद में तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हम लोग जानते हैं कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक कॉमन बिजनेस करते हैं और कॉमन बिजनेस करके उसकी जो प्रोसीड्स है, बिजनेस की जो कमाई, उसको आपस में बांट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं साझेदारी या पार्टनरशिप। उसके बाद देखो, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो पर्सन है वो कौन होता है, तो पर्सन का मतलब इंसान नहीं होता। इंसान का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। तो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और पर्सन इंडिविजुअल के अलावा कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस हॉस्पिटल किसी इंसान का नाम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स तो फोर्टिस हॉस्पिटल पे भी लगता है, तो वो एक पर्सन कहलाता है। तो देखो, इसी आधार पे बन जाता है AOP। जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलके एक साथ काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दोबारा देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं। एक है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में दो से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? किसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति, मनुष्य, इंसान हो सकते हैं, जबकि AOP के जो मेंबर हैं वो इंसान के अलावा संस्थाएं भी हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है हमारा, जिसका नाम है कंपनी। ये कंपनी क्या होता है, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, कंपनी का मतलब होता है बिजनेस करने के लिए कोई भी व्यक्ति अलग अलग टाइप की बिजनेस यूनिट्स बनाता है। जैसे सबसे छोटी बिजनेस यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप। उससे थोड़ी बड़ी बिजनेस यूनिट होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप। और जब पार्टनरशिप भी छोटी पड़ जाती है तो और बड़ी बिजनेस यूनिट हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है कंपनी। तो इंट्रोडक्शन के लिए फिलहाल आप ये मान लो कि सबसे बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
होता है वो कंपनी है। कंपनी में बहुत सारे लोग मिल के पैसे लगाते हैं और एक साथ बिजनेस करते हैं, जो इनकम होती है उसको आपस में बांट लेते हैं। वो सभी लोग जो पैसे लगाते हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर। बहुत सारे लोग शेयर होल्डर बन के कंपनी में पैसे लगाएंगे और साथ में वो बिजनेस करेंगे। ये जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए, इन सभी के लिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि किसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो कितना टैक्स देना है। ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो अब इस चैप्टर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। क्लास को ठीक से समझने का पैटर्न है, अगली क्लास पे जाने से पहले इस क्लास को ज़रूर देख लें। एक क्लास पूरी होने के बाद ही अगली क्लास देखें, ऐसा नहीं कि पहले क्लास देखी फिर चौथी देखी। आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा और आपके लिए बेहतर होगा। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास के साथ, तब तक यूँ ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।